Assalamu alaikum everyone. We have been discussing alternating current. We have already discussed sinusoidal waves, रूट मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट, alternating current के सर्किट्स. आज की क्लास में इंशाल्लाह we plan on covering impedance, three phase AC supply and electromagnetic wave if we get the time to. शुरू के 4-5 मिनट में एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनका, एंड देन विल स्टार्ट विद इम्पीडेंस. सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइनोसॉइडल वेव का. दे आर स्मूथ कर्व्स, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोलैरिटी, दे ऑल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट. फिर हमने पढ़ा था जो साइनोसॉइडली वेरिंग फंक्शंस आपके पास हैं, अगर तो स्टार्ट में दे इनकी वैल्यू जीरो है, right? So we'll represent it with a sine function because sine gives a zero at 0 degree, right? And अगर इनकी value start में maximum है, so we'll represent it with cosine because it gives maximum, that is 1 at 0. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे पास alternating current and voltages हैं. Alternating voltage is the one that keeps on changing its polarity with a regular interval of time. ये सिंबल हम उसके लिए यूज करते हैं. लेकिन जाहिर है जब वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो कन्वेंशनल करंट तो ऑलवेज फ्लोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑल द वे थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स. तो जाहिर है जब वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो करंट भी अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है. क्लियर? सो सच अ करंट दैट changes its polarity after a regular interval of time is called alternating current. एंड देन हमने देख लिया था हाफ साइकिल में ये आपको पॉजिटिव देते हैं, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है. स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, रीचेस अपर पीक, गोज बैक टू जीरो, फॉल्स टू दी लोअर पीक एंड देन राइजेस टू जीरो इन वन कंप्लीट साइकिल. फिर जाहिर है जब हम कोई एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो उस टॉपिक के जार्गन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं. यहाँ पर वी डिस्कस्ड टाइम पीरियड, एक पॉइंट से एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा. देन वी डिस्कस्ड फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो पास हो रहे हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड जाहिर अगर हम किसी वेव की बात करें तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस विल बी टर्म्ड एज पीक वैल्यू. एंड जाहिर है अब जो आपके पास फंक्शन है वो अल्टरनेटिंग है, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की फिक्स नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट. सो किसी फिक्स इंस्टेंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, दिस विल बी टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फंक्शन. And then we discussed peak to peak value as well, that is the sum of the positive and negative peak for this function. फिर वी हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज हमने कहा जब आप ऑल्टरनेटिंग फंक्शंस की बात करते हैं खास तौर पे वो जो सिमेट्रिक हैं, जिनका जितना पोर्शन पॉजिटिव साइड पे होता है उतना ही नेगेटिव साइड पे होता है, जब आप उसका एवरेज निकालते हैं तो आपको वैल्यू जीरो मिलती है. अगर आप करंट को ही सपोज करें, सी एक कंप्लीट साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू आ रही है जीरो, लेकिन उस करंट की वजह से क्या आपके सर्किट को जीरो पावर मिल रहा है? नहीं, सर्किट को तो एक नॉन जीरो पावर मिल रहा है. उसको फिर हमने एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. वोल्टेज के लिए विल राइट वी आर एम एस, करंट के लिए विल राइट आई आर एम एस. फिर हमने कहा जो आपकी वैल्यू है इसका एवरेज जीरो आ रहा है ना, तो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है, सो आप पहले वैल्यू को स्क्वायर कर लें. अब नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, अब आप इसका एवरेज लें, यू विल गेट अ नॉन जीरो वैल्यू. बट यहाँ पर तो मेरे पास उस वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है, मुझे तो वो वैल्यू चाहिए, तो फिर अब उसको कंपनसेट करने के लिए विल टेक अ स्क्वायर रूट, right? And you will end up getting this waveform. Clear? So पहले आपने स्क्वायर किया, फिर आपने उसको मीन ले लिया, एंड देन फाइनली आपने उसका रूट कर लिया. दिस इज द एक्सप्रेशन वी यूज अगर मुझे किसी भी फंक्शन का करंट या वोल्टेज का पीक वैल्यू पता है, मैं उसे 0.7 से मल्टीप्लाई करूं या रूट 2 से डिवाइड कर लूं, मुझे उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता चल जाएगी. देन एक आधे से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म किए. फिर हमने पढ़ा जब आप किसी ऑल्टरनेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि एट एवरी इंस्टेंट इट गिव्स यू अ डिफरेंट वैल्यू, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जो फंक्शन स्पेसिफाई करता है, दिस फंक्शन दैट इज थीटा, इट इज कॉल्ड द फेज of the alternating value, right? Start में it is 0, peak पे it is maximum, fall करते हुए when it crosses x-axis it is 180, lower peak पे it is 270, and then rise करते हुए when it crosses x-axis it gives you 360, or we can say 0 degree. और फिर हमने ये देख लिया था कि हमारे पास किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे ज्यादा हमारे लिए फेज का डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, राइट. एंड यहाँ पर फिर हमने फेज लीड और फेज लैग का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि अगर आप किसी ऑल्टरनेटिंग
सोर्स से एक्साइट करते हैं किसी कैपेसिटर को, किसी रेजिस्टर को और किसी इंडक्टर को, तो उस केस में आपके पास फेज कैसा आएगा, फेज डिफरेंस कैसा आएगा। एंड वी सॉ के रेजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, लेकिन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इज कंपेरेटिवली ग्रेटर। व्हाई डू वी से कि दे आर इन फेज? बिकॉज दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम को रीच करें, दोनों एक साथ मिनिमम को रीच करें एंड दोनों एक साथ जीरो को रीच करने। फिर we saw the same thing for capacitor as well, and we agreed कि capacitor में current leads the voltage by 90 degree, लेकिन magnitude जो है वो voltage का ज्यादा होता है, and this is how we show it. When voltage is 0, current is 90 degree. When voltage is 90 degree, current is 180 degree. So current is leading the voltage by 90 degree, but this is specifically for the case of capacitor. देन हमने इंडक्टर के लिए भी देख लिया था और हमने कहा था इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री, एंड दिस टाइम करंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, एंड वी हैड आवर ओन रीजंस टू कम अप विद दिस फाइनल आंसर। इसके लिए हमने इंडक्शन की इक्वेशंस को कंसिडर किया था। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस। रेजिस्टर जब किसी सर्किट में लगा हुआ होता है तो करंट के फ्लो को अपोज करता है, राइट? द सेम गोज फॉर कैपेसिटर एंड द सेम गोज फॉर इंडक्टर एज वेल। रेजिस्टर कितनी ऑपोजिशन देता है किसी करंट के फ्लो में, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट? इसी तरह कैपेसिटर कितनी ऑपोजिशन देता है करंट के फ्लो में, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर कितनी ऑपोजिशन देता है करंट के फ्लो में, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। सो अब जरूरी तो नहीं है कि एक सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर या एक कैपेसिटर या एक इंडक्टर ही कनेक्टेड हो। यू विल सी दी सर्किट्स व्हिच are the combination of these components. So आज की क्लास में we are going to discuss a circuit which is the series combination of resistor and capacitor. We refer to it as RC circuit. And then we'll see a circuit which is the combination of resistor and inductor connected in series. So we'll call it RL circuit. Let's just see what is impedance. Resistance is the opposition a resistor offers to the flow of current. Likewise, capacitor and inductor also oppose the flow of AC current. Opposition offered by capacitor is called capacitive reactance, which is represented with X with a subscript C. Whereas the opposition offered by the inductor is called inductive reactance, which is represented with X for reactance and with a subscript L to represent inductor key reactance, right? And we have the formula for them as well. आसान बोर्ड में इसकी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन से जो हमारे पास फाइनल फार्मूला आया हुआ है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए 1 over ओमेगा सी, where omega is the angular frequency, जो भी आपने alternating function की frequency रखी हुई है, right? And the C is the value of capacitor connected in your circuit. And inductor के केस में again this is angular frequency and this L is the value of inductance. यहाँ पे it was capacitance and यहाँ पर it is inductance. For a circuit with a combination of these elements, combined effect of resistance and reactance is called impedance, and this impedance is denoted with capital Z, right? And हम पढ़ते थे ना V is equals to IR, तो ये आप किसी डीसी सर्किट के लिए जनरली पढ़ रहे होते थे या आप खास तौर पे सिर्फ रेजिस्टर के लिए पढ़ रहे थे। नाउ दैट वी आर कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, तो फिर जाहिर है अब वी और आई कौन सी रखें, सो वी डिसाइडेड कि आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, एंड वी ऑलरेडी अग्रीड कि जब ये मेंशन नहीं करते कि ये पीक वैल्यू की बात करें या इंस्टेंटेनियस की बात करें, किसकी बात करें, तो वी टेक इट एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। सो वी आर गोइंग टू प्लेस VRMS IRMS एंड यहाँ पर आप अपने पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस रखेंगे, right? And if the circuit is the combination of different components, तो फिर हम resistance नहीं, हम उसको generally impedance के terms में ही लिखते हैं, so we'll write Z here. See, now we are going to start the derivation when we have RC circuit. See, do you see the resistor and the capacitor connected in series here? Since R and C, they are in series में है, and ज़ाहिर है you have excited it with an alternating voltage. Series में तो same current pass होता है circuit में, इसीलिए circuit में से कुछ ना कुछ current pass होगा, right? And the value of current will be the same for capacitor as well as for the resistor. And अगर मैं जो voltage provide कर रही हूँ, अगर मैं इसकी root mean square value लेती हूँ, that is VRMS, तो फिर जो circuit से current pass होगा, I should be taking it as IRMS, right?
अब इसकी वजह से जब आपके सर्किट से करंट पास होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस एंड कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा रेजिस्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करेगा कैपेसिटर से कितना करंट पास हो रहा है और कैपेसिटर की अपनी रेजिस्टेंस क्या है, व्हिच इज रिएक्टेंस एक्चुअली। रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इट डिपेंड्स रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है और इस रेजिस्टर की अपनी रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर। एंड क्योंकि हम सीरीज सर्किट की बात करें तो इट इज ऑब्वियस कि इन दोनों के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जब हम उसे ऐड करेंगे तो आपके पास सप्लाई का वोल्टेज बनना चाहिए। नाउ दैट वी हैव द बेसिक आइडिया, लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स। The potential difference across resistor will be IRMS into R and capacitor के लिए will have IRMS into XC। रेजिस्टर के लिए हम ऑलरेडी पीछे रिव्यू करके आ चुके हैं कि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। तो अगर मैं रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर करंट ड्रॉ कर लूँ विच इज IRMS, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज के लिए फेज में कैसे बनाऊंगी, इसी करंट के पैरेलल। See, we have drawn VR here, which is equal to IRMS into R। ठीक। फिर अब आप यही काम करें कैपेसिटर के लिए। करंट को तो मैं इन जनरल यहाँ पर रख चुकी हूँ, दिस इज IRMS along x axis for the reference। अब इसी तरह कैपेसिटर के केस में देखें, अभी पीछे भी अग्रीड कि कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड करता है, या वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड दी करंट बाय 90 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पर करंट बना रही हूँ तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे होना चाहिए कैपेसिटर का, राइट। सो ये तो करंट था जो दोनों कंपोनेंट से सेम था। जब मैं वोल्टेज की बात करूँ अक्रॉस कैपेसिटर, सो ये 90 डिग्री पीछे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया एंड आई ऑफ कोर्स लेबल्ड इट विद VC, which is the product of current through the capacitor and the capacitive reactance। Clear? So now we have a vector for voltage across resistor and then we have a vector for voltage across capacitor, and it is quite obvious कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। Clear? Now see, ये तो आ गया हमारे पास IRMS। Where is VRMS? ये नहीं है VRMS because this is the voltage across resistor। ये नहीं है VRMS because this is the voltage across capacitor। VRMS is the voltage जो सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, राइट। अब यहाँ पर देखें, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं HSSC 1 में जो आप वेक्टर रेजोल्यूशन और वेक्टर कंपोनेंट्स का टॉपिक पढ़ते हैं, राइट। क्या आप इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के तौर पे डील कर सकते हैं? और जब हम कहते हैं जब दो वेक्टर्स इन एंगल्स पर ओरिएंटेड होते हैं तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इन बिटवीन आता है, राइट। सो अगर ये एक वोल्टेज है, ये एक वोल्टेज है, तो रिजल्टेंट जो कि आपके सर्किट का टोटल वोल्टेज है इट शुड लाई राइट हियर समवेयर, राइट। सो VRMS के लिए हमने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया। क्लियर? ऐसे कि इसकी पीक से जब आप दोनों एक्सीस पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आपको यही दो कंपोनेंट्स मिले। क्लियर? तो हमने कहा दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसके लिए हमने वेक्टर बना लिया एंड रूट मीन स्क्वायर पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो इट शुड इक्वल पूरे सर्किट का करंट व्हिच इज द सेम बिकॉज़ सीरीज की बात हो रही है एंड पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट impedance। and it is obvious कि ये जो resultant vector है that is root mean square value, it is making an angle theta with the root mean square value of current here। नाउ सी, अभी तो हम पीछे ये बात कंफर्म करके आए ना कि जब आप किसी सर्किट को कोई वोल्टेज दे रहे हैं और सर्किट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जिनके अक्रॉस वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो जो आपके सर्किट का टोटल वोल्टेज है वो उन दो के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उस पर डिपेंड करता है, राइट। और दूसरी बात जो हम वेक्टर रेजोल्यूशन भी कंसिडर करते हैं, हम क्या कहते हैं, अगर आपको कोई रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज VC का स्क्वायर एंड दोनों को ऐड करके रूट ले लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फैक्टर, राइट। रिकॉल करें r इज इक्वल्स टू अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, और अगर 3D होता था तो हम आगे RZ स्क्वायर भी लगा देते थे। Clear? So this makes us write this very first equation that is VRMS equals under root VR square plus VC square। All we have to do is put the value of these expressions, root mean square की जगह पूरे सर्किट के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, रेजिस्टर की जगह हमने करंट विद द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर रखी, कैपेसिटर के लिए हमने करंट विद द कैपेसिटिव रिएक्टेंस रखा था, एक्चुअली इट वाज XC, बजाय वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस XC इज 1 ओवर ओमेगा C, सो हमने इसकी जगह लिख दिया 1 ओवर ओमेगा C एंड इस पूरे के ऊपर आ गया स्क्वायर।
क्लियर? नेक्स्ट व्हाट वी डिड, वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर आई है, जाहिर है ये स्क्वायर लगने के बाद दिस विल बिकम आई स्क्वायर, सेम गोज हियर, दिस इज आई विद अ होल स्क्वायर हियर, सो दिस विल बिकम आई स्क्वायर दोनों को पहले मैंने कॉमन लिया, फिर मैंने इसे रूट से बाहर निकाल लिया, सो स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी गॉट आई आर एम एस, राइट, एंड यहाँ क्या बचा, आई स्क्वायर चला गया, वी वर लेफ्ट विद आर विद दिस स्क्वायर, यहाँ से आई चला गया, वी वर लेफ्ट विद ओमेगा सी विद दिस स्क्वायर एज इट इज, and these gets cancelled from both the sides, and you will get impedance equals under root r square plus this value, and we can always write this value as capacitor की reactance, right? अब देखें जरा आपके सर्किट, आपके ऑब्जेक्टिव क्या था इस केस में, they asked you to derive an expression जिसमें impedance is the vector sum of resistance. Let's see if we have the confusion they were asking for. Impedance, it is the vector sum of R and XC. क्लियर? वेक्टर सम ऐसे ही आता है ना जब आपके पास कंपोनेंट्स हैं एंड आप उसका स्क्वायर करें, ऐड करें और रूट ले लें, सो यहाँ पर भी यही आ रहा है, अगर आपके सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, सो आप कैपेसिटर और रेजिस्टर इन दोनों की रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस का जब आप वेक्टर सम करेंगे तो आपको इंपीडेंस मिलेगा, ये वाली इक्वेशन इसी चीज को रिप्रेजेंट करिए। एंड उसके अलावा अगर यहाँ पर हम ये फेज डायग्राम भी देखें, सी if I take this as the x component and if I take this as the y component, तो फिर we have agreed कि this would be the resultant. See, x component r, y component xc, and then we have the resultant which is nothing but impedance. दोनों डायग्राम्स बिल्कुल रिजेंबल करिए, बस इसके मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, बिकॉज करंट की वैल्यू तीनों में से हमने एक्सक्लूड की है, इन अदर वर्ड्स इन तीनों को हमने आई आर एम एस से डिवाइड करवा दिया, so यहाँ पर we were left with only R, we were left with only Z, and we were left with only XC. So exam में sorry, the examiner is going to ask you to derive the expression that shows that impedance in an RC circuit is the vector summation of the resistance and the reactance, and I hope it is clear and you would be able to derive this expression. अब हमने यहाँ पर impedance के लिए तो निकाल लिया, जरा एंगल के लिए भी देख लेते हैं, एंगल फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, अगर रेजिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहे हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 90 डिग्री उससे लैग कर रही है, तो डायग्राम तो हमने ऐसे बना ली, जो इम्पीडेंस एंगल बना रही है इट इज एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, दैट इज रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ उसका एंगल है। सो इस सर्किट इस वेक्टर डायग्राम को देखते हुए क्या आप फेज डिफरेंस के लिए कोई expression derive कर सकते हैं? See, phase difference is not the angle between R and XC. It is the angle that the impedance is making with the x-axis or the horizontal axis, right? So यहाँ पे अगर मैं थीटा इसे कह रही हूँ तो जाहिर है दिस इज 90 डिग्री, इट इज ऑब्वियस, बीच वाली साइड होनी चाहिए बेस एंड दिस शुड बी परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर बनाऊँ एक्स सी या मैं उसको पैरेलल उठाकर यहाँ पर बना दूँ, एक ही बात है, वेक्टर्स के हम बेसिक कन्वेंशंस और बेसिक रूल्स में ये पढ़ते हैं, अगर आप डायरेक्शन चेंज किए बगैर उसे मूव करवा रहे हैं तो इट्स ओके, कुछ गलत नहीं किया आपने उस एक्सप्रेशन में, राइट? सो सी वी हैव बेस जो हमें पता है एंड देन वी हैव परपेंडिकुलर जो हमें पता है एंड हमें थीटा निकालना है। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेस और परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है? Yes, it is tan theta. So you'll write tan theta is perpendicular over base and consequently theta is tangent inverse of perpendicular over base. Right? Perpendicular हमें पता है it is xc. So we can write xc over base which is r and then eventually इस xc को हमने 1 over omega c से represent कर दिया and this r was already here. So this is the angle for phase difference, right? Impedance or x-axis का. What we have discussed so far is for capacitor. And अब अगर मुझे capacitor के लिए समझ में आ गई है तो रेजिस्टर और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यही सेम एक्सप्रेशन डिराइव करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम ऐसे ही उनके लिए एक वेक्टर सम की इक्वेशन बनाएंगे वोल्टेज के टर्म्स में, फिर वील रीराइट देम इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस और फिर हम ऐसे उसकी फेज डायग्राम बना लेंगे। लेट्स सी, नाउ वी हैव सीरीज आरएल सर्किट। डू यू सी एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक्साइटिंग अ कॉम्बिनेशन
which is the series combination of a resistor represented with R and an inductor represented with L. See, again we have series combination, तो same current पास होगा, and current जब पास होगा तो इन दोनों के across कुछ ना कुछ voltage drop आएगा. रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे लिखेंगे? करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर. इट इज द सेम. इंडक्टर के लिए हम कैसे लिखेंगे? इंडक्टर में अगेन वोल्टेज ड्रॉप विल बी करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर times the inductive reactance, and पीछे we have seen that inductive reactance is omega L, right? So we have directly written it here. It's VL, right? So VL is IRMS into omega L. अगेन अब मुझे रेफरेंस के तौर पे x या y एक्सिस के अलॉन्ग करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू लेनी है, राइट? एंड देन उसके बाद हम बाकी की वैल्यूज को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स सी, अगेन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम अलॉन्ग x एक्सिस IRMS बना लेते हैं. सी, ये मैंने along x axis रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के लिए एक वेक्टर ड्रॉ किया. अब अगर तो मैं बात कर रही हूँ रेजिस्टर के लिए, तो रेजिस्टर में मुझे पता है करंट में और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. तो रेजिस्टर के लिए करंट यहाँ पर है, वोल्टेज भी यहीं पर आएगा. ठीक, दिस इज वी आर. और अगर मैं बात करूं इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर में वी हैव सीन वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, राइट? सो अगर ये है करंट रेफरेंस लाइन, सो इंडक्टर का वोल्टेज दैट इज VL, it should be somewhere here. Clear? And we know that VL is IRMS into XL, and यहाँ पे we know it is VR, which is IRMS into capital R. So इन दोनों का मेरे पास resultant आना चाहिए, which is nothing but the root mean square value जो आपने सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड किया उसकी, एंड इट शुड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट इज ऑब्वियस, राइट? आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो वो यहीं पर कहीं पर आएगा. क्लियर? तो मैंने इस वेक्टर डायग्राम से भी ये कंफर्म किया कि ये जो हमारे पास VRMS है, राइट, इसके दो कंपोनेंट्स हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज VR एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज VL. या अगर मैं इसको रीफ्रेज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि VL और VR इन दोनों का जो वेक्टर समेशन है वो मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज देगी. सो आई कैन राइट इस कंपोनेंट का स्क्वायर, इस कंपोनेंट का स्क्वायर, add them, place them under the root, and you will get the resultant value. Again following the same equation कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे आता है, आप उसके x कंपोनेंट को स्क्वायर करें, आप उसके y कंपोनेंट को स्क्वायर करें, एंड देन आप उसके z कंपोनेंट को स्क्वायर करें अगर है वो तो, राइट? अगेन हमने वोल्टेजेस की जगह इनकी वैल्यूज जो अभी हमने डिस्कस की थी उनको प्लेस किया. नेक्स्ट, करंट की वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया. These values of IRMS got cancelled on either side of the equation, and we ended up getting this one. This is the resistance of a resistor, and this is the reactance of an inductor. So we can say that impedance of an RL circuit is the vector summation of resistance and inductance, inductive reactance, right? And अब जाहिर है मैं इसके लिए फिर इक्वेशन भी बना सकती हूँ. इस इक्वेशन को देखते हुए हमने ये v के टर्म्स में बनाई थी इक्वेशन. अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए इम्पीडेंस, एंड x और y कंपोनेंट में से एक r होना चाहिए एंड दूसरा ओमेगा l होना चाहिए. सो अब आप बनाइए वाली. See, we have impedance as the resultant net resistance of your circuit, and इसका एक कंपोनेंट है हमारे पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, एंड दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास इंडक्टर की रेजिस्टेंस, दैट इज रिएक्टेंस. अगेन पास पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछते हैं ये सवाल, वो आपसे कहते हैं कि एक्सप्रेशन डिराइव करें, एंड कभी वो आपको पूरा एक्सप्रेशन डिराइव नहीं भी करने को कहते तो वो आपसे कहते हैं कि फेज डायग्राम बना के बताएं. IRMS और VRMS के लिए खास तौर पे जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर है. आई होप दिस मेड सेंस. अब यहाँ पर भी फेज डिफरेंस देख लेते हैं जैसे पहले देखा था. अगेन ये मेरे पास y कंपोनेंट है, आप डायरेक्शन चेंज किए बगैर इसे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, राइट? मैग्नीट्यूड भी ना चेंज करें, डायरेक्शन भी ना चेंज करें. so this will be XL, right? It is perpendicular because clearly this is 90 degree, this is the given theta, that is the phase.
इम्पीडेंस और एक्स एक्सिस के दरमियान, राइट, एंड इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो साइड है इट मस्ट बी बेस, सो वी नो द बेस, वी नो द perpendicular, and we are willing to find the phase. So the trigonometric ratio that relates these two sides is tan theta. We'll end up getting this expression here. एंड अगर आपको एग्जामिनर रेजिस्टेंस की, ओमेगा की और इंडक्टेंस की वैल्यू दे देते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला, विल गेट टू नो द फेज डिफरेंस, एंड पुट दीज थ्री वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस एज वेल। सी, तो अभी तक जो हमने दो केसेस पढ़े उनका जरा एक छोटा सा कंपैरिजन देख लें। दोनों में वी हैव टेकन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, दोनों में वी हैव टेकन रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट अलोंग एक्स एक्सिस, बट कैपेसिटर के केस में वी अग्रीड कि जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 90 डिग्री लैग कर रही है, राइट, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से। एंड इंडक्टर वाले केस में वी हैव सीन कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये 90 डिग्री लीड कर रही है करंट से, या 90 डिग्री लीड कर रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू से, ठीक है। सो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दे आर डायरेक्टेड इन एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। पास पेपर में आपके पास एमसीक्यू एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि आपके पास सीरीज सर्किट है एंड अब आप इसमें बताएं कौन सी वेक्टर डायग्राम जो है वो करेक्ट है, अगर हम कैपेसिटर और रेजिस्टर की बात करें या अगर हम इंडक्टर और रेजिस्टर की बात करें। सी, इस चैप्टर में से एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू 4 नंबर के लिए एमसीक्यू एंड 2 नंबर के लिए एक सीआरक्यू, बट स्टिल इट मेक्स 6 मार्क्स, लेकिन 6 मार्क्स इज अराउंड 7 to 8% ऑफ आपके फाइनल एग्जाम का जो वेटेज है। सो आई सजेस्ट यू डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली। बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, लॉजिकल, you pay attention and you are good to go. Okay, before we end this topic, I'd like to mention that resonance circuit, parallel and series resonance circuit are not the direct part of your learning objective. लेकिन I've seen a past paper MCQ or two जिसमें answer करने के लिए you need to know these two graphs, right? And these two graphs are from your book, so I guess it never hurts to learn a little more. जल्दी से इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। So we have series resonance circuit जिसमें resistor and inductor and capacitor, all three of them are connected in series with the voltage supply, right? And then we have parallel resonance circuit in which we have inductor and a capacitor connected in parallel with the voltage supply. आपको बस ये दो बातें याद रखनी है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड करंट आपके सर्किट में तभी मैक्सिमम होता है जब सर्किट की जो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस इन जनरल हम कह लें वो बहुत कम होती है। सो एग्जामिनर आपसे अगर पूछें कि सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस कैसी होती है, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। अगर करंट मैक्सिमम है तो यकीनन इम्पीडेंस मिनिमम होगी। and the contrast is applicable for parallel resonance circuit. Parallel resonance circuit में resonance frequency पे आपके circuit का current minimum हो जाता है। Why? Because clearly circuit की impedance maximum हो गई। And in case if you are curious how do we find the resonance frequency of the circuit, this is the formula right here. आपने अपने circuit में जो inductor लगाया है उसकी inductance रखें, जो capacitor use किया उसकी capacitance रखें, put these values in your calculator and you should be able to know the resonance frequency of your circuit. इसकी आगे एक बड़ी अच्छी सी एक application भी है, we'll see in electromagnetic wave वाला part, which I think we should be doing in the next video, right? It's already 29 minutes. If I am not getting you guys wrong, I should be um, stopping this. I should be ending this video here. See you in the next video where we'll discuss first three-phase AC supply and then we'll discuss electromagnetic wave. End of the chapter. Allah Hafiz.